स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव की। कुछ डेवलपमेंट्स हैं अभी की, आपको शुरुआत नहीं बता देता हूं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट ने, वैसे ही उनके साथ नाइंसाफी है, बार बार हम एनसीपी अजीत पवार कहते हैं, एनसीपी है उनकी पार्टी का नाम। उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। 38 कैंडिडेट के नाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। मैं कुछ नाम आपको इंटरेस्टिंग जो नाम है बता देता हूँ। अजीत पवार खुद बारामती सीट से चुनाव लड़ेंगे और इनके सामने शरद पवार, आज खबर छपी हुई कि एक भतीजे हैं इनके, सगे भतीजे, उनको चुनाव में उतार सकते हैं। येवला सीट से छगन भुजबल को टिकट मिला है। आंबे गांव से दिलीप वलसे पाटिल, सर समीर जी जरा बताते रहिएगा, दिलीप वलसे पाटिल होंगे कैंडिडेट। कागन से हसन मुशरिफ, ये सब लोग वही हैं जो मंत्री बने थे इनके साथ। धनंजय मुंडे भी वही है। धनंजय मुंडे परली सीट से। 2 मुसलमानों को टिकट दिया, तो मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे हैं इस बार अजीत पवार ने। उन्होंने कहा था कि मैं 10% मुस्लिम लोगों को टिकट दूंगा, अपने जितने उम्मीदवार रहेंगे। तो इस सूची में 2 है। हसन मुशरिफ को उन्होंने एक टिकट दिया है कागल से, हाँ, और दूसरा उन्होंने नजीम मुल्ला को दिया है मुंब्रा कड़वा से। अच्छा, नजीम मुल्ला, ये 2 एक उदगीर सीट से संजय बनसोड़े हैं। हाँ। श्रीवर्धन सीट से अदिति तटकरे, सुनील तटकरे की बेटी है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है ये। राजगढ़ के जो सांसद है सुनील तटकरे, जो उनके अध्यक्ष भी है, उनकी बेटी है, कैबिनेट मंत्री है सरकार। डिंडोरी सीट से नरहरि झिरवाल, ये वो है नरहरि झिरवाल जो मंत्रालय में तीसरी मंजिल से कूद गए थे ना जाल के ऊपर, आपको याद होगा। डिप्टी स्पीकर जो है, डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर होकर के मंत्रालय में से कूद गए थे। और इनके बेटे ने कहा, नरहरि झिरवाल के जो बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मेरा अगर सीना चीरोगे तो शरद पवार दिखेंगे, मैं शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ने वाला हूं। कौन? उनके बेटे ने, नरहरि झिरवाल के बेटे ने कहा है। और अपने पिता को छठे का दूध याद दिला दूंगा इस चुनाव के अंदर। इतनी बगावत, बिल्कुल। और वो शरद पवार की टिकट से वो चुनाव लड़ने वाला है अपने पिता तो अजीत पवार साहब ने भी कहा था कि शरद पवार हमारे देवता हैं। बिल्कुल। और फिर देवता की उम्र बता रहे थे। बिल्कुल। 84 साल में भी जो है ये छोड़ना नहीं चाहते। नवाब शरद पवार के साथ जो छोड़ कर आया, सबको लगभग टिकट इसके अंदर नवाब मलिक को नहीं दिया है टिकट। नहीं, नवाब मलिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट बोला है कि अगर आप उनको लोगे, और नवाब मलिक चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी बेटी चुनाव लड़ने वाली है। नवाब मलिक की जो बेटी है वो चुनाव लड़ेगी। तो अजीत पवार का खुद का क्या होगा सर बारामती में? नहीं, देखिए, बारामती में अजीत पवार जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अजीत पवार के लिए चुनौती बहुत आसान नहीं है। अब वहां पर शरद पवार भी ताकत लगाएंगे, वहां पर सुप्रिया सुले वहां से सांसद है। और अजीत पवार को इस बात का डर लग रहा है कि मेरे साथ सिर्फ भीतरघात, मतलब शरद पवार तो खुलकर लड़ेंगे, कहीं ऐसे भी है जो सहयोगी दल जो अजीत पवार को, ये इनके सगे भतीजे हैं सर, युगेंद्र पवार को टिकट दे रहे हैं शरद पवार इनके सामने। अगर योगेंद्र पवार भी लड़ सकते हैं, इसकी बात ये भी कहा जा रहा है कि वहां से रोहित को भी लड़ाया जा सकता है अंतिम समय के, रोहित पवार को। लेकिन सुप्रिया सुले ने जो कहा है कल, सुले ने कहा है कि जो बारामती में हुआ था कि परिवार के 2 लोग चुनाव लड़े थे, हम कोशिश करेंगे कि बारामती में परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़े। अच्छा। दूसरे हमारे पास अच्छे उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि बारामती से शरद पवार चुनाव लड़ते हैं या शरद पवार कांग्रेस को सीट दे देते हैं। कांग्रेस के पास भी बहुत अच्छे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे आपको लगता है? शरद पवार चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीट शरद पवार कांग्रेस को किसी को सीट वो दे सकते हैं लड़ने के लिए। तो फिलहाल अजीत पवार ने जो उनके साथ आए थे और जो उनके विश्वसनीय लोग हैं, उन्हीं लोगों को फिलहाल टिकट दिया है। अब लगभग 80% सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया अजीत पवार ने। मुझे लग रहा है 12 और 15 सीटें पर 55 सीटों का है कि 50 से 55 सीटें मिलेगी। तो 15 एक सीटों पर अभी और अजीत पवार अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। लोकसभा चुनाव में सबसे खराब परफॉर्मेंस इन्हीं की थी। हाँ, इन 6 की 6 पार्टीज में, तीनों इधर की और 3 उधर की, दोनों में 10 में से शरद पवार पश्चिम महाराष्ट्र के 8 सीटें जीत गए थे। तो जाहिर है कि अब वो तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अब इस बार देखना होगा, देखिए इनका जो जनाधार है और शरद पवार जी का है वो पश्चिम महाराष्ट्र है। पश्चिम महाराष्ट्र में पिछली बार 27 और कांग्रेस को 12, 39 सीटें प्राप्त हुई थी। और 2009 तक यहां बीजेपी की पैठ नहीं थी, लेकिन 2009 से बीजेपी ने भी अपनी पैठ बढ़ाई है। पश्चिम महाराष्ट्र में 6 जिले हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में आपको 6 जिले हैं, यह पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और अहमदनगर। हालांकि अहमदनगर का कुछ उत्तर महाराष्ट्र में भी आता है। तो इन 6 जिलों में बीजेपी ने भी 20 सीटें जीती 2019 में, और 5 शिवसेना ने जीता। ये शुगर बेल्ट है इनकी, शुगर बेल्ट है। लेकिन वहां से क्या है कि इस बार जो वो साहू जी महाराज है, क्या नाम है उनका, संभाजी महाराज, उन्हें महाशक्ति परिवर्तन और राजू शेट्टी किसान नेता ने बनाया है। उसका भी प्रभाव का क्षेत्र वही है। और सारे घोषणा का वो सीटें पर उतार रहे हैं। तो कौन वो क्या करेंगे? लेकिन विधानसभा चुनाव जो है लोकसभा चुनाव से अलग परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। ये बात दिखाई दे रहा है। विपक्ष की बात भी कर ले। महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शायद आज सामने आ जाए, कहा जा रहा है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाविकास आघाड़ी की तरफ से। कल घंटों बैठक चली है और इसके बाद संभावना है कि शायद आज
पे तो ये डिसाइड हो कि तीनों पार्टियों में कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे और फिर कौन सी पार्टी पहले लिस्ट अपनी जारी करती है। शिवसेना के सांसद, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा है महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है, देश हमेशा चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी लगाए और हमें सेंचुरी लगाने का हमें दम है, हम लगाएंगे। यही तो झगड़ा है। सुनिए। आघाड़ी का सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है वो इसलिए डेट होगी कि हम सत्ता बनाने जा रहे हैं, हम सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं। बाकी लोग तो अपोजिशन में बैठने वाले हैं खिचड़ी पकाकर, हम सत्ता में बैठेंगे तो हमें बहुत सोच समझकर हमारा उम्मीदवारों का और चुनाव क्षेत्र का चयन करना पड़ रहा है। आज 4 बजे तक हमारी पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी। काम कल रात को लगभग पूरा हो गया है और हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। देश हमेशा ये चाहता है कि शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए, और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है, अब लगाएंगे। मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है और सेंचुरी को बहुत महत्व है। संजय राउत कह रहे हैं हम सत्ता में आ रहे हैं इसलिए हमको टाइम लग रहा है, हमको एक एक सीट देखकर डिसाइड करनी पड़ती है, जैसे सामने वाले जो है लॉटरी से टिकट बांट रहे होंगे। अब कह रहे हैं हम सेंचुरी लगाएंगे। झगड़ा ही तो यह है कि शिवसेना 100 सीट से ज्यादा लड़ना चाहती है, कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस और शरद पवार दोनों मिलकर के नहीं देने के लिए तैयार हैं 100 से ज्यादा सीट। तो जब लड़ेंगे ही नहीं 100 पर तो सेंचुरी लगाएंगे कैसे? और लगाए कब? जब एक थी शिवसेना तब कब 100 सीट? तब नहीं लगा। सवाल यही है कि 45 से 55 के बीच में हमेशा सिमट जाने वाली शिवसेना, वो हाफ सेंचुरी उनका स्वाभाविक है। हाफ सेंचुरी के ऊपर उनके लिए बहुत कठिन होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो डबल सेंचुरी मार चुकी है। एक बार की सेंचुरी पुराने वाले चुनाव में 122, ये वाला जो बीता था 19 वाला उसमें 105। शिवसेना तो जस की तस रह गई। तो मुझे लगता है कि पहला तो वही है कि पहले वो 100 से अधिक सीटें लेंगे क्या, और लेके 100% परफॉर्मेंस होगी। ये तो लोकसभा के चुनाव में हम देख चुके हैं कि कितना वो कर पाते हैं। नाना पटोले ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था जब बैठक हो रही थी इनकी, तो संजय राउत वहां पर बैठक में थे, नाना पटोले थे, तो संजय राउत ने कहा कि भाई शिवसेना 100 सीटों की, मतलब हम कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। तो नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना तो एकनाथ शिंदे ले गए, अब तो नई पार्टी है आपकी, तो नई पार्टी को हम 100 सीटें दे नहीं सकते, आपका तो इतना आधार ही नहीं है, आपको जहां आधार था वो तो पूरा एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है, तो आपको हम 80 से 85 सीटों से ज्यादा देंगे नहीं। उद्धव ठाकरे 100 सीटों पर 80-85 उन्होंने कहा था कि जितना एकनाथ शिंदे सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं 80 से 85 उतने के पास आपको सीटें दी जाएगी, आपका आधार नहीं है, आपको लड़ने के लिए दी नहीं जा सकती सीटें। उसके बाद मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी से बात हुई और उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि 100 मतलब 2.5 से 3 के आंकड़े में हमें सीटें चाहिए, तो 100 के नीचे हम नहीं जाएंगे। तो लगभग सहमति बन गई है, 95 से 100 सीटों के बीच में उद्धव ठाकरे लड़ेंगे। हाँ, और उद्धव से यह कहा गया है कि जब बीएमसी के चुनाव होंगे और ठाणे बीएमसी कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, पूना म्युनिसिपल के चुनाव होंगे, उसमें आपको एक एडवांटेज दिया जाएगा। तो उस पर सहमति बन गई है आज इनके बीच में। अब जरा ठीक है, झाड़ू पोछा का सफाई का काम करेंगे और नीति बनाने में हमारी प्रमुखता रहेगी। ये तो अच्छा, शिवसेना के साथ अच्छा व्यवहार है। भाई म्युनिसिपल का मतलब क्या है? कुछ भी बात है, बृहन मुंबई खैर एक बड़ा है सेंटर, लेकिन बेसिक वर्क उसके पास क्या होता है? पैसा सर, नहीं, पैसा। लेकिन थोड़ा सा ये आप जाति जो कर रहे हैं। आप शिवसेना का क्या परफॉर्मेंस था लोकसभा में? कोई तो एक आधार होगा। तो आधार के उस पर देखें तो आप इसलिए सिर्फ मांग ले, भाजपा के साथ रहते हुए भाजपा ना आपको दे देती थी 100 से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए, वो कहती थी कि हम दोनों बराबर हैं। आप अपनी जमीन नहीं बचा पाए, उसने अपनी जमीन मजबूत कर ली। और राजनीति क्या है, समाज के किसी क्षेत्र में यही तो खेल होता है। पार्टी नहीं बचा पाए। नहीं, सुनिए, उद्धव ठाकरे ने अपने एक जिसको बोलते हैं कि दोहरे आचरण से, जिसके बारे में कोई शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, अपना सत्ता के लिए जो उन्होंने अपना एक कौवा चले हंस की चाल और हंस कौवा की चाल का जो अपनाया, अपना आधार तो छोड़िए, पार्टी नहीं बचा सके। चलिए ठीक है सर, ठीक है। अब ये विधानसभा चुनाव में देखते हैं कौन नहीं, वो अलग पक्ष है, कौन कितने पानी में है। मूल बात होती है सिद्धांत की। अगर कोई चुनाव जीत गया, हार गया, लालू जी चुनाव जीतते रहे और बिहार की क्या दशा? कमरे में 2 लोग थे सर, अमित शाह जी और उद्धव ठाकरे, किसकी बात पर यकीन करें? सवाल तो यही है ना। नहीं, वो नहीं, ऐसा और ऐसा संकट मेरे सामने खड़ा है। सुनिए तो मेरी बात हनुमान चालीसा पर राजद्रोह मुकदमा लगाना
ये क्या हिंदुत्व अब का आप विचार अलग है? बात पर आ वो गए। वो इसलिए मैं जिस मुद्दे पर अलग हुए थे कि मुख्यमंत्री बनाने का वादा ये कहते हैं हमको किया था अमित शाह जी ने, मैं उसकी बात कर रहा था। एनीवे, वही संकट अभी सामने मेरे दोबारा अब खड़ा कुछ भी है। कर अब योगी जी की और मोहन भागवत जी की मुलाकात हुई है, कमरे में 2 ही लोग थे, अखबारों ने 4 कॉलम की खबर छाप दी है। कैसे पता भाई किसी को क्या हुआ मीटिंग के अंदर? नहीं देखिए, ये सचमुच ये जो कमरे की मुलाकात होती है और पत्रकारों का जो धर्म संकट होता है, हाँ, पत्रकारी ये धर्म योगी का जी जो वाली संकट खबर होता पर आ जाइए, योगी जी और मोहन है, वो भागवत जी। संकट तो बड़ा होता ही है। लेकिन ये तो है ना, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है उसके तौर पर देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां अयोध्या का राम मंदिर है, जहां प्रयागराज का कुंभ होना है, जहां काशी है, जहां मथुरा है, तो उस जगह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जब वहां जा रहे होंगे तो उनके पास बात करने के लिए ढेर सारे मुद्दे हैं। दूसरा क्या है, पार्टी के भीतर द्वंद्व भी है। अब जैसे जो बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, तो ये तीनों एक बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रणनीतिक चर्चा ही हुई होगी, इसमें तो कोई संदेह पॉलिटिकल नहीं। बात हुई होगी, बिल्कुल निश्चित तौर पर हुई होगी। इसमें कोई आपका कभी कोई क्लोज डोर मीटिंग में इंटरेक्शन है मोहन भागवत जी के साथ? नहीं, भागवत जी के साथ तो कई है, मतलब कई हैं। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं जानना चाह रहा क्या बातें होती है, किस किस तरह की बातें वो करते हैं, ये जानना हम चाहते हैं। नहीं देखिए, मैं ठीक है, मैं उसको कुछ बातें जरूर बताता हूं। हालांकि कई बार हम लोगों की बातचीत है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति मिले या सामान्य स्वयंसेवक मिले या पत्रकार मिले या किसी भी तरह के मिले, उनकी 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है। देश में जिस तरह की मुश्किलें हैं, जिसको हम कहते हैं ना चैलेंजेस कौन कौन से हैं, उसको वो जरूर रेखांकित करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू एकता में किस तरह की चीजें चल रही हैं, हिंदू समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने में क्या हो रहा है, ये जरूर बात करते हैं। तीसरा, भारत की नीति अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कैसी है। संघ आज की तारीख में खुद को ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखता है और दुनिया के जितने देशों में उसका काम हुआ है वो उसको देखता है। और जो थ्रेट इंटरनेशनली आ रहे हैं, जिसको हम बार बार मिडिल ईस्ट का थ्रेट कहते हैं, बांग्लादेश का थ्रेट कहते हैं, पाकिस्तान का थ्रेट कहते हैं, उस सब पर भी निश्चित तौर पर अगर सरसंघ चालक से मुलाकात होगी तो भागवत जी की बातचीत में जरूर आएगा। पॉलिटिकल बातचीत से ऐसा कोई परहेज नहीं होता उनको? बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल बातचीत सीधे नहीं होती है, लेकिन हाँ, आप कहेंगे वो नाम लेकर नहीं करते हैं। ये कोई अगर कहे कि फलाना जी जैसे को- अब उपचुनाव है तो भाई कैसी तैयारी चल रही नहीं, है, नहीं, नहीं, इस तरीके की बातें? नहीं, इस तरह की मोहन जी के देखिए, जब भी अभी योगी आदित्यनाथ जो मिलने गए, बेसिकली संघ प्रमुख प्रवास पर नहीं है मथुरा में भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक शुरू होने वाली 2 दिवसीय, और इस कारण संघ प्रमुख वहां गए हुए और संघ के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी इस समय मथुरा में है। तो योगी जहां पर भी संघ की इस तरह की बैठकें होती है, संघ प्रमुख वहां पर रहते हैं, तो वहां के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मिलने जाते हैं। सारे मुख्यमंत्री उस राज्य के जो होते हैं, पिछली बार गुजरात में थी तो गुजरात के गए, अभी भोपाल में संघ प्रमुख का प्रवास था 3 महीने पहले, तो मोहन ये यादव मिलने गए थे। तो मुख्यमंत्री जाते, उत्तराखंड में तो धामी जी मिलने गए थे। 45 मिनट का टाइम था, 2 घंटा बैठे दोनों साथ में। अब संघ प्रमुख से बात होगी तो बात होगी कि सामाजिक समस्या लेकर आप क्या कर रहे हो, पर्यावरण को लेकर क्या काम किया जा रहा है, वो अपनी योजनाओं को लेकर बाकी बता दें। लेकिन कोई ये सोच रहा हो कि योगी आदित्यनाथ या कोई मुख्यमंत्री मिलने जाता है, वो पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की शिकायत करता है, वो मोहन जी की अच्छा मैं बात करूंगा, क्या नहीं, शिकायत है साहब, इस बार आप काम पे आपकी? लगा देना अपने लोग। इस तरह की बातें कभी नहीं होती उसके तो होता अंदर। भी नहीं। इस तरह की बातें न संघ प्रमुख करते हैं, न ये मुख्यमंत्री नहीं को होता इतना है, इजाजत है लेकिन कि वो इस तरह की बात ये तो करें। जरूर होगा ना, बहराइच जैसे मुद्दे पर चर्चा हाँ, होगी। बिल्कुल होगी। अगर कहीं एक्सट्रीमिज्म हो रहा है तो उसकी चर्चा होगी। अगर कहीं कोई राजनीतिक पॉलिटिकल आउटकम कोई ऐसा आया है जो पीड़ा दे रहा है, जैसे हम फैजाबाद लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों हुआ उसकी चर्चा होगी। व्यक्ति पे चर्चा भले न हो, लेकिन इश्यूज पर खूब जमकर चर्चा होती है, पॉलिटिकल भी चर्चा होती है और दिशा दशा भी तय। अब आपको कोई पार्टी में परेशान तो नहीं कर रहा इस किस्म की बातें? आपका देखिए, हमारे पत्रकार, हम लोगों का एक स्वाभाविक है कि हम पॉलिटिक्स को सबसे ऊपर मानते हैं। जो संगठन ये मानती ही नहीं है कि सत्ता से समाज परिवर्तन हो सकता है, सत्ता उसमें सहयोगी की थोड़ी भूमिका तो हो सकती है, पहले तो ये भी नहीं मानते थे, लेकिन कम से कम इतना किए हैं तो उनकी सीमा है। लेकिन सरसंघ चालक चूंकि सारे संगठन परिवार के लिए एक मार्गदर्शक की तरह, गाइड एंड फिलोसफर की उनकी भूमिका होती है, तो लोग मिलने जाते हैं, कैसे हैं, नॉर्मल बातचीत होती है। लेकिन हाँ, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, इस समय जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है,
जिस प्रकार से प्रतिमा विसर्जन पर हमले हुए हैं, जिस प्रकार से वो राम गोपाल मिश्रा मारा गया है, अगर किसी स्वयंसेवक ने, वरिष्ठ अधिकारी ने इनको, मोहन भागवत जी को कुछ बताया होगा, जो जोगी जी तक से बातचीत में वो बताए होंगे कि आपके बारे में इस पर क्या है या वहाँ क्या कर रही है सरकार, तो ये सब बात तो निश्चित रूप से होगी। अयोध्या को लेकर क्या है, मथुरा को लेकर क्या है, और उसमें मतलब अब जब वो बड़े हैं तो आजकल के मैं देखा हूं कि पहले कोई विषय पॉलिटिक्स का लेके हम लोग कभी गए किसी संघ के अधिकारी के पास तो बोलते थे कि नहीं ये विषय नहीं, अब उस पर बात सुनते हैं। अच्छा, अब इतना है कि वो उस पर बात सुनते हैं, लेकिन ये नहीं कि पॉलिटिक्स में डूब जाना है, कुछ सच्चाई है तो मानते हैं, अब उस पर क्या निर्णय करना है। तो इसलिए ये अच्छा 45 मिनट वाला मुझे बताइए कहां से खबर, अगर सरसंघचालक के साथ 45 मिनट समय होगा तो 46 मिनट नहीं हो सकता है अगर घोषित समय हो, क्योंकि उनका कार्यक्रम योगी जी और मोहन जी कोई मिलना भी तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। अगर सरसंघ चालक का कार्यक्रम वहां होगा तो कैसे हो सकता है, इसलिए बाहर आई होगी खबर, और न जलपान के समय गए होंगे बैठ के, हो ही नहीं सकता है। अगर अखबार आपके हाथ पे है ना, इसी में इसी में है वो मैं जानता हूं, क्योंकि अगर सरसंघ चालक के साथ हम लोग अब सब कुछ जानता है। ठीक है सर, ठीक है सर, जितना समय होगा उससे ज्यादा ब्रेक ले लें। प्रयागराज में कुंभ होना है, संघ को ऐसी कोई, मुझे लगता है कि ये जो चीजें होती हैं इसी का पक्ष ज्यादा बड़ा होता है।